illustrious co-panelists, respected General Vijay Oberoi, the founding president, War Wounded Foundation, General Cardozo, the vice president, General Asif Mistry, the president, takes over today, sir, and members of the War Wounded Foundation, our esteemed war disabled and veterans, ladies and gentlemen. Jai Hind and very good afternoon. मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज मैं हमारे वॉर डिसेबल्ड के समक्ष हूं, जिनकी अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान से प्रोत्साहित होकर हम जो आज की फौज की पीढ़ी है अपने कर्तव्य पे प्रतिबद्ध है। मैं आप सबको सल्यूट करता हूं। अगले कुछ क्षणों में मैं आपको जो आपसे मुतल्लक रखने वाली पॉलिसी प्रोविजन है उसके बारे में बातचीत करूंगा, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा, आप में से कितनों ने डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स के बारे में सुना है? नहीं, कुछ तो वो है जो मेरे से अभी लंच के बाद बात कर रहे थे, उनके अलावा तो किसी ने नहीं। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स एक बहुत ही यंग और इवॉल्विंग डायरेक्टरेट है जो कि 14 जनवरी 2016 में खड़ा किया गया। कुछ लोगों को ये पता होगा कि जो एक वेटरन है, एक वॉर डिसेबल्ड हमारा सोल्जर है, या कोई एक विधवा है फौज की या नेक्स्ट ऑफ किन, उनके जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए, उन पर काम करने के लिए अनेक स्टेक होल्डर्स, अनेक एजेंसीज और डायरेक्टरेट्स हैं। और किस मुद्दे को लेके आप किस एजेंसी के पास जाएं, ये जानना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए और ये महसूस किया गया आर्मी हेडक्वार्टर पे कि एक सिंगल विंडो फैसिलिटी होनी चाहिए जो कि हमारे वेटरन्स, हमारे विडोज और नेक्स्ट ऑफ किन, वेटरन्स में वॉर डिसेबल्ड शामिल, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए एक सिंगल विंडो खड़ी की जाए। इसलिए डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स खड़ा किया गया। आप हमारे पास आइए, हम आपकी जो मुद्दे हैं उसको कंसर्न डायरेक्टरेट या ऑफिस में लेके जाएंगे और उनको सुलझाएंगे पॉलिसी प्रोविजंस के तहत। और इसको अपनी सर्विस, अपनी कार्यवाही को पूरी करते समय हम रिस्पेक्ट, केयर और सपोर्ट, जो कि सुबह जनरल मलिक साहब कह रहे थे कि आर्मी हेडक्वार्टर्स में एम्पैथी यानी कि सहानुभूति, यानी कि ये समझना कि असली जरूरत क्या है, उसमें कुछ कमी पाई गई है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आर्मी हेडक्वार्टर, एजीज ब्रांच और डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स इस कमी को पूरा करने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। हमारी जो विजन है वो क्लियर बताती है कि हम एक एम्पैथी के साथ काम करते हैं, और हमारा मोटो है कि टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन नो मैटर व्हाट, यानी कि थामे आपका हाथ हमेशा आपके साथ। आपकी जो मुसीबतें हैं, आपकी कोई परेशानी है, आपको लगता है किसी चीज में कमी है, वो पूरी होनी चाहिए, आप कृपया करके हमारे पास आए। जो डीआईवी का चार्टर है, सिंगल विंडो के अलावा जितने भी अन्य ऑफिसेज हैं, डायरेक्टरेट्स हैं, उनके साथ हमारा बहुत ही नजदीकी तौर पर तालमेल है ताकि आपके मुद्दों को सही तरीके से जल्द उनको रिजॉल्व किया जाए। डीआईवी का दूसरा अहम मुद्दा है कि अपने वेटरन्स, अपने विडोज और एनओके के साथ लगातार संपर्क में रहना। इसके लिए हमारा एक वेबसाइट है, हम सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पे भी अवेलेबल है। इसके जरिए से मैं आगे बताऊंगा कि हम जो लेटेस्ट पॉलिसीज है उसके बारे में बताते रहते हैं। आपका डेटा जिसके बारे में इतनी बातचीत हो रही थी, अपडेटेड डेटा हमारे पास है, लेकिन उसके शेयर करने में, उसको बांटने में हमारे जो देश के कुछ एक्ट्स हैं उसकी वजह से उसको कोई तरीके से खुली छूट नहीं है उसको बांटने की, शेयर करने की। इसके अलावा एक्सग्रेशिया और वेलफेयर स्कीम्स हम चलाते हैं। सभी वेटरन्स, मतलब बैटल कैजुअल्टीज
फेटल बैटल कैजुअलिटी डिसेबल्ड और फिजिकल कैजुअलिटी फेटल के एनओके के लिए और ऑफकोर्स वार्ड्स के लिए और आपके वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए। जब हमारे जेसीओ और रिटायर होने से पहले डिस्चार्ज बिल के लिए सेंटर्स पर जाते हैं तो आपके समय कुछ साल पहले डीजीआर के तहत रीसेटलमेंट कोर्सेज वहां चलते थे, अब वो बंद हो गए। वो डीआईबी के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये स्किल कोर्सेज चलाए जाते हैं ताकि आपको एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेट मिले। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है ताकि आप अपना खुद का बिजनेस चला सकें। हमारा ऑफिस एजीज ब्रांच के अंदर डीजीएनपीपीएस के तहत दिल्ली कैंट में लोकेटेड है और इसके अलावा एक पूरा वेटरन्स वर्टिकल देश भर में फैला हुआ है। 30 कर्नल वेटरन्स हर एक एरिया और सब एरिया हेडक्वार्टर्स में, 5 डायरेक्टर वेटरन्स 5 कमांड हेडक्वार्टर्स में, सिर्फ आर्ट्रैक और नदन कमांड में नहीं है, और 226 स्टेशन हेडक्वार्टर ईएसएम सेल्स आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार बैठे। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स पर से 4 सेक्शंस में बांटा गया है, जिसमें एक है पॉलिसी एंड आउटरीच जो कि हमारा कॉड है, आप तक पहुंचने के लिए अन्य कार्रवाइयां करता है। पेंशन एंड एंटाइटलमेंट्स एक अहम सेक्शन है जहां पर तमाम पेंशन्स और आपके टीसीएचएस, सीएसडी और अन्य एंटाइटलमेंट्स को लेके सारी कार्रवाई की जाती है और आपकी जो भी इसके मुतल्लक प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाने की कोशिश की जाती है। रिहैबिलिटेशन एंड वेलफेयर एक और बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे डायरेक्टरेट का, जिसके अंतर्गत तमाम एक्स ग्रेशिया, तमाम वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं और आपके जिस स्टेट से कि आप डोमिसाइल हैं उसके रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम है उसको हम स्टेट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। आपकी जॉब्स के लिए एडब्ल्यूपीओ, जिसके बारे में जनरल साहब ने कुछ देर पहले बताया, और डीजीआर के साथ संपर्क रखते हैं ताकि आपकी नौकरी में आपको सहूलियत दे सकें। ये हमारा वेबसाइट है, अगर आप DIAB गूगल पे टाइप करेंगे सबसे पहले ये मिलेगा, इसको जरूर देखिए। ये एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर आपके मुतल्लक तमाम इंफॉर्मेशन एक जगह पर है। ये 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तमाम वेबसाइट जो वेटरन्स के रिलेटेड है उस सब के लिंक्स यहाँ पर हैं। तमाम एडवाइजरीज, पॉलिसी सब यहाँ पर है। कल कोई TCHS की नौकरी निकलती है, कहीं CSD में कोई नौकरी, उसके भी सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तकरीबन 2000 लोग हर रोज इस वेबसाइट को विजिट करते हैं। आज की तारीख में तकरीबन 18.5 लाख वेटरन्स, विडोज, NOK हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा फेसबुक, जिसमें तकरीबन 4,500 फॉलोअर्स हैं, और ट्विटर हैंडल जिसमें तकरीबन 15,500 फॉलोअर्स हैं। ये जो 2 सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए हैं, इसको जरूर फॉलो कीजिए आप लोग। जो ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप चाहे हमको फोन कॉल करें, चाहे SMS भेजें, चाहे व्हाट्सएप, ईमेल, किसी भी तरीके से आप हमसे संपर्क करें, चाहे किसी कर्नल वेटरन से संपर्क करें, हमारे लिए वो एक अहम कार्रवाई है। एक बार आप हमारे पास पहुंच गए, आपकी उस ग्रीवेंस को सेटल करना हमारी जिम्मेदारी है। तकरीबन 4000 से 6000 ग्रीवेंसेस, पिटिशंस, एप्लीकेशंस हर महीने DIB में आती है। हर महीने 1.25 करोड़ से 2.5 करोड़ तक की पेंशन अनोमलीज को रिजॉल्व कर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा पहुंचता है PCDA या कंसर्न बैंक के थ्रू। इसके अलावा पिछले साल एक्स ग्रेशियो और वेलफेयर ग्रांट्स तकरीबन 53 करोड़ रुपया बांटा गया बेनिफिशरीज के बीच में। इन स्कीम्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जो आपके साथ है। कुछ चंद एक पॉलिसी प्रोविजन जिसके बारे में सुबह से जिक्र किया है। जब भी कोई हमारा सैनिक लड़ाई की हालात में डिसेबल्ड होता है, या तो वो इनवैलिड आउट होगा या उसको हम सर्विस में रिटेन करेंगे। इनवैलिड होने पर आपको वॉर इंजरी पेंशन लागू होती है, जिसके 2 हिस्से हैं, एक सर्विस एलिमेंट और दूसरा वॉर इंजरी एलिमेंट। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको एक एक्सग्रेशिया लागू होता है जो कि 100% डिसेबिलिटी पे 20 लाख है। इससे पहले ये 9 लाख होता था, मैं आगे बताऊंगा किस डेट से ये चेंज हुआ है।
और डिसेबिलिटी की परसेंटेज के लिहाज से ये आपको मिलता है। इसमें ब्रॉडबैंडिंग लागू नहीं है। अगर किसी की 70% डिसेबिलिटी है तो उसको 14 लाख मिलेगा, अगर किसी की 50% है तो उसको 10 लाख, इस हिसाब से। अगर आप रिटेन इन सर्विस होते हैं तो आमतौर पर शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अगर शेल्टर अपॉइंटमेंट किसी वजह से विड्रॉ कर दिया जाता है तो आपको इनवैलिडेट आउट की तरह ट्रीट किया जाए। अगर आप सर्विस पे रिटेन होते हैं, कंटिन्यू करते हैं, या तो आप पूरी तरीके से रिटायर होंगे या आप पीएमआर लेंगे। इसके अलावा आप डिसेबल्ड होते हैं और आपकी डिसेबिलिटी घोषित की जाती है, आपके पास ऑप्शन है लमसम लेने का। अगर आप ये लमसम लेते हैं तो आपको वॉर इंजरी एलिमेंट नहीं मिलेगा और कैलकुलेशन के हिसाब से ये लमसम अमाउंट ज्यादा फायदेमंद नहीं है, वॉर इंजरी एलिमेंट ज्यादा फायदेमंद है। अभी जो आपकी कैलकुलेशन है, ये जो डिसेबिलिटी है ब्रॉडबैंड हो चुकी है, 3 बैंड्स में अवेलेबल है। अगर 75% से 100 है तो वो 100% मानी जाती है। इसके दौरान जैसे टेबल में बताया गया, आई एम श्योर इसके बारे में आपको पता है। मेन चीज समझने वाली ये है कि सर्विस एलिमेंट कांस्टेंट 50% देता है जो आपकी रेकनेबल एमोल्यूमेंट्स थे। अगर आप जो हरे कॉलम में देखें, जिसके बारे में सुबह जिक्र हो रहा था कि डिसेबिलिटी एलिमेंट और वॉर इंजरी एलिमेंट सेम है, गलत। वॉर इंजरी एलिमेंट दुगना है डिसेबिलिटी एलिमेंट से। आप प्लीज इस बात को समझिए। जो आमतौर पे डिसेबल होके जाता है लड़ाई की हालत के अलावा, अगर वो 100% डिसेबल्ड है उसको 30% मिलता है सिर्फ। लेकिन अगर आप जो कि वॉर डिसेबल्ड है अपनी पूरी शर्तें करके जाते हैं और 100% डिसेबल्ड है तो आपको 60% ऑफ आरई मिलता है, तो दुगना है। वॉर इंजरी पेंशन के बारे में बता चुका हूं। एक्सग्रेशिया 20 लाख जो कि एक्चुअल डिसेबिलिटी पे मुनस्सर है। इसके अलावा जो 100% डिसेबल्ड है और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से एक कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस मिलता है जो आज की तारीख में 6,750 रुपए है। ये पीएस डायरेक्टरेट के थ्रू आपको सैंक्शन होता है। अभी डीआईबी के थ्रू जो मैं कह रहा था क्या क्या आप लोगों को सहूलियतें प्राप्त हैं। एक तो 6 मई 2020 से जल विजय ब्रो साहब ने अपने अप्रोच पेपर में लिखा है कि 10,000, 20,000, 30,000 था एज पर द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, वो सही है। लेकिन 6 मई 2020 से ये अपग्रेड हो चुका है। अगर आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 60% तक है तो 4 लाख मिलेगा, 60 से ऊपर है तो आपको 8 लाख मिलेगा। अगर आप इनवैलिड आउट होते हैं तो आपको 8 लाख मिलेगा डीआईबी की तरफ। इसके अलावा किसी ने सवाल किया था पिछले सेशन में कि ग्रेजुएशन के बाद नहीं कुछ मिलता। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स के दौरान पोस्ट ग्रेजुएशन में 25,000 पर एनम पर चाइल्ड मिलेगा और आपको प्रोफेशनल कोर्स के लिए 50,000 रुपए सालाना मिलेगा 2 साल के लिए। मोबिलिटी इक्विपमेंट जैसे व्हील चेयर है, हम आपको व्हील चेयर देते हैं, इसकी पॉलिसी है और इसमें पैसा नहीं मिलता। व्हील चेयर आपको नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर के थ्रू जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसका मुआयना करने के बाद आपको रिलीज की जाएगी। सिमिलरली किसी ने कहा था हमको ऑटोमेटिक कार मिलनी चाहिए सीएसडी के थ्रू। अगर आप कार लेते हैं आज की तारीख में उस कार की मॉडिफिकेशन के लिए, या अगर आप ऑटोमेटिक कार लेते हैं आप हमसे 70,000 तक का क्लेम कर सकते हैं, तो वो तकरीबन आपकी कॉस्ट को वो पूरा कर लेता है। मॉडिफाइड स्कूटर्स, ये आपका अमाउंट लिखा हुआ है, स्कूटर और व्हील चेयर का कोई पैसा नहीं मिलता, ये आपको व्हील चेयर या मॉडिफाइड स्कूटर मिलेगा। आज की तारीख में हीरो का जो स्कूटर है वो दिया जा रहा है जो एलिजिबल डिसेबल्ड सोल्जर्स है, और ये 2 स्कूटर्स आप ले सकते हैं अपनी लाइफ टाइम के दौरान डीआईबी के थ्रू। दूसरा स्कूटर 15 साल के बाद आपको वापस आप अप्लाई कर सकते हैं दूसरे स्कूटर के लिए। मॉडिफिकेशन ऑफ बाथरूम के लिए 40,000 रुपये, और जिसकी 60% से ऊपर या इनवैलिडेट आउट है, डिसेबिलिटी 60% से ऊपर है, उसको 1 लाख रुपया अपनी बेटी की शादी के लिए भी मिलता है।
इसके अलावा AGI के थ्रू अभी जो यहाँ लिखा है नॉन पेंशनर, आज की तारीख में कोई नॉन पेंशनर नहीं होता, तो ये सिर्फ जो लागू है, ये जो पहला क्लॉज है, केवल ऑफिसर कैडेट ट्रेनिंग के दौरान अगर वो इनवैलिडेट आउट हो जाता है या डिसेबल्ड हो जाता है तो उसको ये पहला क्लॉज लागू है। और 25 लाख के अलावा अगर डिसेबिलिटी 20% से ज्यादा है, अगर 100% डिसेबल्ड है तो उसका एक लमसम अमाउंट सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा किया जाता है और उसका इंटरेस्ट उसको दिया जाता है। आप सबको पता है, आप सब जो वॉर डिसेबल्ड हैं, आपको CW डायरेक्टरेट से ग्रेजुएशन तक का तकरीबन पूरा का पूरा खर्चा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलता है। बैंक, आप सबका DSP अकाउंट होना चाहिए, उसके तहत डिसेबिलिटी प्राप्त है जो कि 20 से 50 लाख आज की तारीख में MOUs के तहत लागू है। इसके अलावा जो ECHS की सब्सक्रिप्शन है जो कि टाइम टू टाइम वेरी होती रहती है, वो जो वॉर डिसेबल्ड है उनको ये एग्जेम्प्ट है। जो हमारे की प्रोविजन के बारे में बात की हमने, जो 100% डिसेबिलिटी जो 20 लाख 9 लाख से बढ़ा, ये 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ, उससे पहले 9 लाख था। इसके अलावा 1 जुलाई 2009 तक आपकी जो वॉर इंजरी पेंशन थी वो RE से ज्यादा 100% से ज्यादा नहीं हो सकती थी, ये सीलिंग हटा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी का जो लास्ट पे ड्रॉन या RE 2 लाख रुपए था किसी ऑफिसर का, उसका सर्विस एलिमेंट 1 लाख हो जाता है। 100% उसका RE अगर 100% डिसेबिलिटी 2 लाख 3 लाख हो गया तो वो 1 लाख ज्यादा हो गया आपकी RE से। अब वो लागू है, पहले वो 2 लाख पे कैप करना पड़ता था। एंड PMI केसेस को ब्रॉडबैंडिंग नहीं था जो वॉलंटरी आउट जाते थे, अब वो भी 2006 से लागू हो गया है, इंक्लूडिंग जो 2006 से पहले के रिटायरी। कुछ इनिशिएटिव जो आर्मी हेडक्वार्टर्स के दौरान एजिस ब्रांच के थ्रू लिए गए हैं, प्रोविजन केटर फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेलफेयर ऑफ वॉर वुंडेड सोल्जर्स। जो हम बात कर रहे थे कि रिटेंशन इन सर्विस में देखभाल नहीं होती, प्रमोशंस की दिक्कत होती है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि पोस्टिंग को कोडिंग यानी कि आपकी जो मेडिकल रिस्ट्रिक्शंस है उनके लिहाज से की जाए, सब्जेक्ट टू कंडीशंस बीइंग मेट, आपकी प्रमोशन टाइम टू टाइम हो और पूरे पे एंड अलाउंसेस और सारे प्रिविलेजेस आपको दिए जाएं। डेटाबेस, बहुत जिक्र हुआ डेटाबेस का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज के बाद बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ऑर्डर किया गया था, तमाम जो BC नॉन फेटल हैं वो 31,527 हैं जिनका डेटा पूरी तरीके से मेंटेन है, और ऑफिसर्स का डेटा अलग से भी मेंटेन किया जा रहा है MP5, और ये डेटा हर रोज अपडेट होता है। जैसे कि जनरल साफरा ने बताया, हमारी फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हर साल 1200 से 1400 सैनिकों की जान गंवाई जाती है ड्यूटी की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से, क्योंकि हमारा इतना रिस्क ओरिएंटेड जॉब प्रोफाइल है। इसमें से तकरीबन 150 से 200 बैटल कैजुअल्टी होते हैं। इनमें से जो अपने वॉर डिसेबल्ड होते हैं उनको भी हम एक्सग्रेशिया देते हैं, उनकी भी आपकी इनिशियल रिपोर्ट डिटेल रिपोर्ट आती है तो वो डेटाबेस में दर्ज की जाती है। दूसरी चीज, जो अन्य ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं, उनका इंटरैक्शन 11 फरवरी 2020 के में 14 एजेंसी, जनरल कार्डोजो भी थे उसमें शामिल, चीफ साहब के साथ की गई। उसके बाद वो आगे नहीं हो सकी, उन कोविड था, आगे की जाएगी। ईयर ऑफ डिसेबल्ड किया गया 2018 में, जिसमें तमाम डिसेबल्ड सोल्जर्स से संपर्क किया गया, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा गया और उनको सुलझाया गया। स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में अप्रोच पेपर में लिखा गया कि सहूलियतें नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी 2017 में प्रोमलगेट की गई, एक पैरालंपिक स्पोर्ट्स नोड BG खड़की में इस्टेब्लिश किया गया है, और आज की तारीख में ये जो नोड है पैरालंपिक्स में जितने भी स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन में सबकी ट्रेनिंग के लिए वो तैयार है। और हमारी टीम्स ने 34 इंटरनेशनल मेडल्स और 60 नेशनल लेवल के मेडल्स को जीता है आज तक।
ये स्पोर्ट्स इवेंट्स में आप देख सकते हैं सुबेदार आनंदन जी 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर्स, शॉर्टकट में सोमन राणा और मेजर डीपी सिंह जिन्होंने स्काई डाइव किया था। ये 7th मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में पार्टिसिपेशन जिसमें 6 गोल्ड इंडिया ने जीते थे। जो कॉमन कंसर्न है कि वॉर इंजरी पेंशन या इनवैलिडमेंट सिर्फ पेंशन रिटायरमेंट में मिलती है और उससे पहले कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मैंने बताया कि लमसम अमाउंट का ऑप्शन है पर वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है। वो एक कम्यूटेशन फैक्टर के तौर पर आपकी एज और आपकी सर्विस को लेके कैलकुलेट किया जाता है। डिसेबिलिटी एक्ट के तहत हमको प्रोविजंस नहीं है, ये सही है। इंडियन आर्मी या आर्म फोर्सेस डिसेबिलिटी एक्ट से एग्जेम्प्ट है, क्योंकि जैसे पहले जनरल साफरा साहब ने बताया कि ये नेशनल रिक्वायरमेंट है कि आर्मी को यंग रखा जाए, उसी तरीके से ये नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है कि आर्मी को फिट रखा जाए। पीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि आप इतने परसेंटेज डिसेबल्ड को भी नौकरी देंगे, वो हम नहीं दे सकते। नौकरी के दौरान कोई डिसेबल्ड हो सकता है, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए टाइम टू टाइम चीफ साहब ने ऑर्डर दिए हुए हैं और लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में 1997 में एमपी ने निकाला हुआ है कि किसी को भी हम लोग डिस्चार्ज जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपने यूनिट्स में भी देखा होगा, आमतौर पे यही कोशिश रहती है कि शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट को विड्रॉ ना किया जाए। एंड लास्टली, द एनजीओ वर्किंग लाइक वॉर वुंडेड पर्सनल आर हर्डल्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज, ऐसा हम लोग नहीं समझते। हम सबसे सिनर्जाइज होकर काम करना चाहते हैं। हमारे डिस्कशंस लगातार रहते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर या वॉर डिसेबल्ड के बीच के साथ लगे रहते हैं। कल गुलशन, कल अमिताभ अमित साहब मेरे इंस्ट्रक्टर रहे जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था IMA में, इनके साथ मेरी लगातार बातचीत रहती है। और डिबावे है, वहाँ पे कैप्टन महाजन है, कल हांडा साहब भी दोपहर में यहाँ थे पहले सेशन में। इसके अलावा अन्य ऑर्गेनाइजेशन जो फ्लैश हैं, कुछ जिनका नाम दिया हुआ है, सबसे DIV में बातचीत है। एक चीज का ये मुद्दा उठा था जो कल हांडा साहब भी बता गए, सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिसेबिलिटी पे मिलती है उनको, या उनको एक लमसम अमाउंट उसी समय मिलता है, ऐसा नहीं है। कोई डिसेबिलिटी पे उनको नहीं मिलती, उनको लमसम अमाउंट मिलता है कम्यूटेशन फैक्टर के तौर पर जैसे हमको मिलता है। लेकिन हमको ये ऑप्शन है कि हम लमसम अमाउंट लें या वॉर इंजरी एलिमेंट को कंटिन्यू करें। वॉर इंजरी एलिमेंट या डिसेबिलिटी एलिमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज के पास नहीं है, सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास। मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। कृपया करके DIV आपका डायरेक्टरेट है, कर्नल वेटरन्स पूरे देश भर में अवेलेबल है। मैंने कई लोगों को यहाँ कार्ड बांट दिए हैं अपने, कृपया करके व्हाट्सएप पे आपस में बात लीजिए। आपकी कोई भी समस्या है, किसी चीज के बारे में आपको सवाल उठता है, आप कृपया करके हम लोगों को हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा फर्ज है ये आपकी देखभाल करना। थैंक यू वेरी मच।